नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बड़ी अपडेट के साथ यहाँ पे एक शासना आदेश जारी हुआ है, जिसके माध्यम से चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। कौन कौन से अभ्यर्थियों को यहाँ पे नियुक्ति मिलेगी और किस किस को यहाँ से बाहर करने के बारे में स्पष्टीकरण विभाग की तरफ से दिया गया है। तो इसके बारे में आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो पूरे स्पष्ट तरीके से चीज़ों को मैं आप सभी को समझाने का जो प्रयास है वो करूँगा, क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा है। पेशेंस रखना आप लोग, ठीक है। ऐसे में शासन की तरफ से शासन आदेश जारी हो चुका है, जिसके संबंध में आप सभी के सामने आ जाता 4 दिसंबर 2020 का है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के अंदर 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी की चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों विसंगति के संबंध में यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है। लगातार यहाँ पे जानकारी दी जा रही थी कि शासन आदेश जारी किया जाएगा, उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 11/11/2020 के ऊपर संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु बेसिक शिक्षा के अधिकारियों द्वारा प्राप्त कराई गई विसंगतियों के संबंध में अग्रतर कार्रवाई के जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे में आप सभी को समझाना चाहूँगा, बिंदुवार यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर बात करें बिंदु संख्या 1 के अंदर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षण, टीईटी के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के अंदर, ठीक है, अंकित अभ्यर्थी के नाम क्रमांक और साथ में माता पिता के नाम में भिन्नता पाई गई है। तो ऐसे में किस किस को यहाँ पर राहत मिलेगी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो ऐसे में उनका निर्णय लिया गया कि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के माता पिता के नाम गलत होने पर चयन निरस्त माना जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर दिक्कत नहीं होती है। अगर पूरा नाम ही अलग है या फिर अगर देखा जाए जो प्रमाण पत्र के अंदर, जैसा कि आप सभी देखते हैं, नाम की जगह पर राहुल की जगह पर कोई और नाम लिखा हुआ है या फिर कुछ और चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर शासन की तरफ से बताया गया है कि अभ्यर्थी का नाम गलत होने पर यहाँ पे जो चयन है वो पूरे तरीके से निरस्त माना जाएगा। किंतु ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने अथवा माता पिता पति के नाम मात्र में से बर्तनी की मतलब स्पेलिंग मिस्टेक देखने के लिए मिली है, जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी देखते हैं कि उनकी स्पेलिंग मिस्टेक का मामला, स्पेस का मामला देखने के लिए मिलता है, तो उनको यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र हैं वो दे दिए जाएंगे, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। लेकिन एक शर्त भी यहाँ पर रखी गई, जैसा कि नीचे आप सभी देखेंगे, यह अपने शैक्षिक अभिलेखों में 6 माह के समय के अंदर जो संशोधन कराकर यहाँ पे बेसिक शिक्षा अधिकारी को कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा। 6 महीने का आपको समय दिया, लेकिन आपके नियुक्ति पत्र को लेकर कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन अगर नाम और अभ्यर्थी के माता पिता के नाम के अंदर गलती पाई जाती है तो इसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट जानकारी दी गई। स्पेलिंग मिस्टेक में मैंने कई बार कहा भी था कि अभ्यर्थियों को दिक्कतें नहीं होती हैं। उसी क्रम में दूसरे नंबर पॉइंट आ जाता है, अभ्यर्थी के आवेदन एवं प्रस्तुत अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के अंदर माता पिता के नाम अलग हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, परंतु माता के स्थान पर पिता का नाम लिख गया है तो उसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी भी थी कि यहाँ पे आप सभी के सामने अन्य वैधानिक अभिलेखों से परीक्षा करने के बाद में सारी चीज़ों को जांचने के बाद अभ्यर्थी के माता पिता के वास्तविक नाम वही हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे उनको मान लिया जाएगा, चयन जो है निरस्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का होता है कि माता की जगह पिता का हो जाता है, पिता की जगह माता का हो जाता है, तो उसको लेकर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो गलत तरीके से आपने भर दिए हैं, जैसा कि कई बार हमने देखा है कि माता पिता के नाम गलत भर देते हैं, तो यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पूरे स्पष्ट तरीके से शासन ने यहाँ पर जानकारी दी है। पॉइंट नंबर 2 आप सभी के सामने आता है, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल, इंटर, स्नातक प्रशिक्षण के प्राप्तांक एवं पूर्णांक को लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है, जो कि अभ्यर्थियों की यहाँ भिन्नताएं देखने के लिए मिली हैं। तो उसको लेकर जानकारी ये है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा मूल अंक पत्र के सापेक्ष प्राप्तांक कम भरा गया है तो ऐसे अभ्यर्थियों को कम अंक भरने के समुचित, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आधार प्राप्त कर लिया जाए। समुचित आधार पाए जाने वाले अभ्यर्थी से इस आशय के शपथ पत्र अनिवार्य रूप से लेकर वह अपने भरे हुए कम अंक के आधार पर चयन से सहमत है तथा भविष्य में अधिक प्राप्तांक के आधार पर मेरिट परिवर्तन करने की जो मांग है वो नहीं करेगा, क्योंकि मेरिट में कोई परिवर्तन नहीं होना है, इस कारण उसको यहाँ पे नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। तो मैंने कई बार कहा भी था कि प्राप्तांक पूर्णांक वाले ऐसे अभ्यर्थी जो कम अंक भर देते हैं, कई बार बहुत सारे अभ्यर्थी को पॉइंट में दिक्कत आ रही होती है तो पॉइंट को कम लेकर के भर देते हैं, 71 पॉइंट बन रहा होता है तो 71 ही भर देते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप अगर ज़्यादा भर देते हैं तो ऐसे में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उनको यहाँ पर कहा गया है कि पॉइंट में अगर आपने प्राप्तांक पूर्णांक में गलती करी है तो यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
पॉइंट नंबर 2 के अंदर बताया गया यदि अभ्यर्थी द्वारा मूल अंकपत्र के सापेक्ष पूर्णांक अधिक भरा गया है तो ऐसे अभ्यर्थियों से अधिक पूर्णांक भरने के समुचित अभिलेखीय आधार प्राप्त कर लिया जाए और समुचित आधार पाए जाने वाले अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लेकर वह अपने भरे हुए अधिक पूर्णांक के आधार पर चयन से सहमत है तथा भविष्य में मूल क्रम में जैसा कि आप सभी देख पाए कि मांग नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमने 68,500 के अंदर भी देखा था। तो यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने आ रही है कि जिन्होंने यहाँ पे प्राप्तांक पूर्णांक ज़्यादा भर दिए थे उनके अंदर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में स्पष्टीकरण दिया गया। तो ऐसे में पॉइंट नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर लिखा है यदि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता में प्राप्त जो वास्तविक अंक से अधिक प्राप्तांक भरे हैं, ठीक है, जैसे कि आपके 100 हैं, आपने 102 भर दिए हैं, उल्लेखनीय है चूंकि जो मेरिट बनी है वो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के आधार पर बनी है। यदि उनको वास्तविक कम प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाता है तो यहाँ पे जो मेरिट है वो प्रभावित हो जाएगी, इससे पूरी चयन सूची परिवर्तित हो जाएगी। वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक भरने का उद्देश्य येन केन प्रकरण जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर चयनित होने का भी हो सकता है। उक्त अतिरिक्त माननीय जैसा कि आप सभी को पता है 18/11/2020 द्वारा पूर्व में प्रकाशित की गई मेरिट सूची में के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। तो उसी के आलोक में चयन सूची या मेरिट लिस्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना है, उचित नहीं है। तो इस कारण में ऐसे अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। बड़ी सूचना यहाँ पे देखने के लिए मिल रही, जैसा कि मैंने आप यहाँ पे लिखा है कि कौन से अभ्यर्थी बाहर होंगे कौन से नहीं, इसके बारे में शासन की तरफ से जानकारी दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता में प्राप्त वास्तविक मतलब कि जो असली अंक हैं उससे आपने अधिक प्राप्तांक भर दिए हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये तो बात हो जाती थर्ड के बारे में। चौथा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता के पूर्णांक के वास्तविक पूर्णांक से कम भरे हैं उनके संबंध में उल्लेखनीय है चूंकि जो मेरिट वो अभ्यर्थी के प्राप्तांक के आधार पर बनेगी। यदि उनको वास्तविक अधिक पूर्णांक के आधार पर चयन किया जाता है तो मेरिट प्रभावित हो जाएगी, इससे पूरी चयन सूची परिवर्तित हो जाएगी। तो वास्तविक पूर्णांक से कम अंक भरने वाले अभ्यर्थियों को जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है कि उनकी भी यहाँ से अभ्यर्थियों का जो चयन है वो पूरे तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा। ये दोनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जैसा कि आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में 4 पॉइंट तक जैसा कि मैंने आप सभी को समझा दिया है। वहीं तीसरा बिंदु यहाँ पे आ जाता है अभ्यर्थी के निवास प्रमाण पत्र को लेकर, जाति को लेकर। तो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 28/5/2020 तक निर्गत किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो अभ्यर्थी यहाँ पे 28/5/2020 पहले का लगाएंगे 20 तक का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिला रमेश भाई दामोदर भाई नायक बनाम गुजरात का जो मामला देखने के लिए मिला था, जहाँ पर यह बताया गया था जैसा कि आप सभी देख पाए किसी महिला की दूसरी शादी जाति में हो जाती है तो ऐसे में जैसा कि मैंने आपको ये भी कहा था कि जो जाति का स्टेटस है बदल जाएगा, बल्कि जिस जाति में उसने जन्म लिया वही मानी जाएगी। ऐसा होता है, मैंने कई बार कहा भी आप लोगों को कि पिता का इसीलिए मांगा जाता है कि शादी के बाद में अगर आपका यहाँ से टाइटल चेंज हो जाता है तो ऐसे में पिता की आवश्यकता आपको पड़ती है। उसी क्रम में पति के जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए चयन प्राप्त किया गया है, उसका भी यहाँ पे जो चयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप जनरल के अभ्यर्थी हैं, आपने ओबीसी एससी या किसी में शादी की है, उसके बाद में अगर आपने ओबीसी आरक्षण का किसी का लाभ लिया है तो आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। उसी क्रम में निवास प्रमाण पत्र के अन्य प्रदेश के होने का कारण जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर उनकी तरफ से बताया गया है। इस संबंध में उक्त शासनादेश आलोक में कार्रवाई की जाए जो कि आप सभी के सामने है। तो जो बाहरी राज्यों के लिए जो आदेश दिया गया था 7/6/2020 का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आदेश शायद वो है जो 68,500 के अंदर अभ्यर्थियों को यहाँ पे दिया गया था मौका कि भाई बाहर के राज्यों को भी मौका दिया जाए। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है, इसके बारे में इस पर आप लोग स्टार लगा लेना। तो उसी क्रम में चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो आ जाता है जिसके अंदर जानकारी दी गई है एनओसी के बारे में। ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग में पूर्व में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं उसी विभाग में समकक्ष पद के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि शिक्षकों को अंतर जनपद स्थानांतरण की सुविधा अनुन्वय है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी पहले से सहायक अध्यापक है उनको यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य विभाग में कार्यरत हैं उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए तथा अपने मूल विभाग से कार्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण करने हेतु 3 माह का समय दिया जाए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं।
उसी क्रम में चौथे पॉइंट पे, माफ़ कीजिए 6 पॉइंट पे आ जाता है सीबीएसई का जो मामला है, जिसके अंदर आप सभी को पता है, मैंने बताया था बेस्ट 5 के विषयों की अंकों के आधार पर औसत जो है निर्धारित किया जाएगा। तो इसी के बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी। अब सवाल आता है 7वें नंबर पर, अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र खो जाने के कारण। तो अंक पत्र प्रमाण पत्र गायब होने की स्थिति में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे उनको साक्ष्य देने पड़ेंगे कि अभ्यर्थी के पास में जो अंक पत्र प्रमाण पत्र सच में है या नहीं है। अगर ऐसा है तो 3 माह का समय प्रदान किया जाए, उनको यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र है वो दे दिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी रखी गई कि 3 माह के अंदर अभ्यर्थी के अंक पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल होने के कारण चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ध्यान में रखिए, अगर किसी के खो गए तो यहाँ पे आपको नियुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन अगर 3 महीने में नहीं दिखाते तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण पत्र वापस लेने के कारण उसका जो चयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे एक बात देखने के लिए मिली थी एनओसी के बारे में। तो 68,500 के जो अभ्यर्थी थे, शायद उनको अब नियुक्ति दी गई है कि नहीं दी गई, ये मामला कहीं ना कहीं विचार नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, है ना। अब ऐसे में एनओसी के माध्यम से उनको नौकरी मिली है कि नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि भाई उनको यहाँ पे एनओसी नहीं दी जाएगी। जब एनओसी नहीं मिलेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो 69,000 में आगे से जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है ना। तो यहाँ पे एक सवाल आ जाता है दिव्यांग प्रमाण पत्र के बारे में, अगर संदिग्ध पाए जाते हैं तो उसी क्रम में आपके सामने नीचे लिखा हुआ है। वैसे तो जैसा कि आप लोग देखेंगे, यह निर्णय लिया है कि संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी की जांच अनिवार्य रूप से 1 माह के अंदर जिला चिकित्सा बोर्ड से कराने के पश्चात प्रमाण पत्र सत्य पाए जाने पर नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे। अगर किसी का ऐसा हुआ है तो उनकी यहाँ पर जांच आपको देखने के लिए मिलेगी। पॉइंट नंबर 9 के अंदर जानकारी दी गई, आवेदन पत्र में महिला के स्थान पर पुरुष तथा पुरुष के स्थान पर महिला अंकित किए जाने के संबंध में यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पाएँ कि निर्णय लिया गया कि ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा पुरुष महिला की गलती श्रेणी अंकित की गई है, उनका चयन निरस्त कर दिया जाए। बड़ी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या होगा, कि निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी, जो चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा पुरुष महिला की गलत श्रेणी अंकित की गई है, उनका जो चयन है वो निरस्त कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। और पॉइंट नंबर 10 के अंदर यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाता है, उपयुक्त प्रकार की विसंगतियों के संबंध में निम्न जो कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मित्रों के सेवारत रहते हुए, जैसा कि आप लोग देख पाएँ, स्नातक होने के कारण, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिला था, उन्होंने जो बीटीसी किया था उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो ऐसे में उनको यहाँ पे मान लिया जाएगा, ठीक है। नीचे देखने के लिए मिला, शिक्षा मित्रों को 10 वर्ष से कम अनुभव होने के संबंधी प्रकरण में महानिदेशक स्कूल शिक्षा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा, जैसा कि आप लोग देख पाए, उनकी तरफ से जो भी उपलब्ध कराया जाएगा उसके आधार पर उनको यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, जो कि अलग से होगा। अभ्यर्थी द्वारा शिक्षा मित्र रहते हुए यदि व्यक्तिगत स्नातक किया गया है तो उसे काउंसलिंग का अवसर प्रदान किया जाए। पॉइंट नंबर 11 के अंदर जानकारी है, अभ्यर्थी द्वारा विशेष आरक्षण का लाभ के संबंध में उपयुक्त, जैसा कि आप लोग देख पाएँ कि विसंगति के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी जो विशेष आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चयनित हुए हैं किंतु विशेष आरक्षण की नहीं है, अथवा उनके द्वारा उस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो चयन निरस्त कर दिया जाएगा। मामला क्या है? मामला है ओबीसी का, ठीक है। अगर आप जनरल के हैं, जैसे कि है ना, आप साथ में चाहे ओबीसी की या एससी की आप आरक्षण लेकर भर्ती में शामिल हो गए, अगर आपके पास में उसका प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसे में यहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर बात करें, 1 वर्ष में 2 डिग्री लेने को लेकर यहाँ पे जानकारी ली गई। इस प्रकार के प्रकरण पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करके केस टू केस बेसिस पर परीक्षण कर लिया जाए, उसके बाद जो निर्णय वो लिया जाए। दूसरा मामला देखने के लिए मिल रहा है, अगर बात करें सीजीपीए को लेकर, उसके आधार पर गुणांक को लेकर जानकारी दी गई। विसंगति के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी जिनके गुणांक की गणना सीजीपीए के आधार पर की जानी है, ऐसे प्रकरण पर यहाँ पे विश्वविद्यालय द्वारा हेतु, जैसा कि आप लोगों को पता, गाइडलाइन फॉर्मूले के अनुसार गणना की जाए, तो ऐसे में यहाँ पे उनको भी पूरे तरीके से जो राहत है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें स्नातक दूरस्थ विधि को लेकर, यहाँ पर जानकारी दी गई है उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त, अगर बात करें अनुसार जो अनुज कुमार सिंह, जैसा कि यहाँ पर जानकारी दी गई, उसी के आधार पर विश्वविद्यालय से करा ली जाए उपाधि की एवं अंक तालिका के प्रतिलिपि वास्तविक एवं सत्यापित करने का जो आदेश है वो भी दिया गया है। अब आता है टीईटी और सीटीईटी को लेकर, थोड़ा बोरिंग सा हो सकता है, लेकिन जो जानकारी वो आपके सामने रख दी जाती है जिससे कि आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। टीईटी के अंकों की भिन्नता की स्थिति में, जैसा कि आप लोग देख पाएँ, परीक्षा नियम अधिकारी के द्वारा निर्गत किए गए पात्रता परीक्षा वर्ष 2017-18 के अंक पत्रों के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश
6/3/2018, 9/3/2018 के अनुपालन में किए गए संशोधन के आधार पर कार्रवाई की जाए। सीटेट के अंकों में भिन्नता होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन यदि ऐसे अभ्यर्थी सीटेट ओबीसी कैटेगरी में उत्तीर्ण किंतु केंद्र सरकार के प्रारूप पर जाति और प्रमाण पत्र साथ में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि उनको सीटेट जिस आरक्षित श्रेणी से किया है, यदि प्रदेश की आरक्षित श्रेणी में अंतर्गत नहीं है तो उनको भी यहाँ से निरस्त कर दिया जाएगा। सीटेट के बारे में 2 जानकारी हैं, लेकिन टीईटी के बारे में संशोधन के मामले को लेकर यहाँ पे राहत मिल गई है, क्योंकि टीईटी का मामला आप सभी पहले से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें जन्म तिथि की भिन्नता को लेकर, यहाँ पर निर्णय लिया गया कि ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने शैक्षिक अभिलेखों में अंकित जन्म तिथि से भिन्न जन्म तिथि की गई है, किंतु मूल अभिलेख में अंकित जन्म तिथि के आधार पर अभ्यर्थी ओवर एज या फिर अंडर एज नहीं हो रहे हैं, तो उनका जो चयन है वो निरस्त किया जाए। किंतु उसकी जन्म तिथि अभिलेख में वही है और अंकित की गई जो मूल अभिलेख में अंकित है, तो ऐसे में यहाँ पे मामला देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने बड़ी अपडेट एक जन्म तिथि के बारे में। स्नातक या अन्य शैक्षिक योग्यता अभिलेख में संस्थागत व्यक्तिगत अंकित नहीं है अथवा दोनों अंकित नहीं है, तो ऐसे में उनके बारे में जो यहाँ पर निर्णय लिया गया वो ये है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जो निर्गत है वो कर दिया जाए, किंतु जिनके शैक्षिक अभिलेख संस्थागत अथवा व्यक्तिगत नहीं है, अंकित नहीं है, तो ऐसे में दोनों अंकित कराने की जो पुष्टि है निगम संस्था के द्वारा करा लिया जाए, ऐसी जानकारी दी जा रही है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी है। उपयुक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए जाने के स्वीकार कर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए तथा अभ्यर्थी को 3 माह के अंदर यहाँ पे ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा अपने मूल वर्ग की श्रेणी की त्रुटि करते हुए किसी अन्य वर्ग की श्रेणी में चयनित होने के कारण, जैसा कि आप लोग देख पाए यहाँ पर निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थी द्वारा अपने वर्ग के, जैसा कि यहाँ पर अगर बात करें अनरिजर्व में से ओबीसी एससी या फिर एसटी भरने में त्रुटि हुई है, तो यहाँ पे उनका भी निरस्त करने का जो आदेश है वो दिया गया है। इसके बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी है। वहीं अगर बात करें उपयुक्त प्रकार की विसंगति के संबंध में, अगर बात करें पता परिवर्तन के संबंध में जानकारी दी गई है कि यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि आवेदन करते समय आवेदन पत्र में जो पता अंकित किया गया था, यदि काउंसलिंग के समय परिवर्तन कराना चाहते हैं तो पता परिवर्तन करने की जो अनुमति प्रदान करने की जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, शिक्षा मित्रों की श्रेणी अंकित न किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई है, जैसा कि 59 शिक्षा मित्र बिना श्रेणी भरे हुए भी चयनित हो चुके हैं। 138 ऐसे शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक भर्ती 2019 पास कर चुके हैं, परंतु आवेदन पत्र में शिक्षा मित्रों की श्रेणी अंकित न होने के कारण शिक्षा मित्रों को जो भारांकन लाभ है वो नहीं मिला है। तो ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पर जो निर्णय वो लिया गया है कि शिक्षा मित्रों की श्रेणी अंकित किए जाने की 59 शिक्षा मित्रों को चयनित हो गए हैं, उनको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाए। लेकिन जो ऐसे 138 शिक्षा मित्र द्वारा शिक्षा मित्र श्रेणी अंकित नहीं की गई है, इस संबंध में विस्तृत जो प्रस्ताव होगा वो महानिदेशक स्कूली शिक्षा के माध्यम से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और उसके बारे में अलग से जो निर्णय है वो लिया जाएगा। तो ऐसे में ये बात हो जाती है शिक्षा मित्रों के बारे में। वहीं अगर बात करें कृपया उपयुक्त दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पे जो जानकारी है वो आप सभी को दी गई है। ऐसे में नियुक्ति किए गए सभी सहायक अध्यापक शैक्षिक प्रमाण पत्रों, जाति निवास पत्रों और सारी जानकारी यहाँ पे जो लिखी हुई है अनिवार्य रूप से 6 माह के अंदर करा ली जाए। यदि कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो तत्काल संबंधित अधिकारी को अध्यापक के विरुद्ध जो मुकदमा है वो यहाँ पर दर्ज कराने की जो मामला है वो दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जानकारी ये है कि जो संशोधन वाले अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र रोके गए हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि 9, 10 और 11 को नियुक्ति पत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। माफ़ कीजिए, आपकी काउंसलिंग होगी और 12 तारीख को जो नियुक्ति पत्र हैं वो निर्गत किए जाएंगे। इसके बारे में जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो ये जो गलतियां हैं उसके बारे में यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है कि किस पर राहत मिलेगी और किस पर नहीं मिलेगी। अब ऐसे में कितने अभ्यर्थियों को मिली और कितनों को नहीं मिली कमेंट करके अपनी तरीके से बताएं, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने बताई थी लगभग उसमें तो राहत मिल गई है, लेकिन एक प्राप्तांक पूर्णांक का जो मामला है उसको लेकर यहाँ पे आप लोगों के सामने चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को लगातार दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।